morning, students. Today we study about the electrical machine design. Further topics about the electrical machine design. ठीक है. लास्ट की 2 क्लासेस हमारी कंडक्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन की. ठीक है. उन क्लासेस में हमने क्या स्टडी किया है, हमने अभी तक जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, उन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का, कि इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन जो होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें स्टडी करनी है. डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन क्या होता है. ठीक है. किसी भी थियोरेटिकली कंसेप्ट का, जो भी थियोरेटिकल डिज़ाइनिंग है, जो भी थियोरेटिकल कंसेप्ट अभी तक हमने सेमेस्टर क्लासेस में स्टडी किए हैं, उनको फिज़िकली रियलाइज़ करना, उनको फिज़िकली ड्रॉ करना, उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना बाय यूजिंग सम फैक्टर्स, बाय यूजिंग सम कंस्ट्रेंट, हाउ वी कैन डिज़ाइन अ मशीन. ठीक है. मशीन की साइज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी साइज़ की वो मशीन होनी चाहिए, क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए. डायमेंशन से मतलब ये है कि अगर हमारे पास आर्मेचर की जो सिलेंड्रिकल आर्मेचर है उसकी अगर विथ हमारे पास डिसाइडेड है, स्टेटर का जो कोर पार्ट है, ठीक है, स्टेटर का जो कोर पार्ट है उसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो नोन है. ठीक है. उसकी डायमेंशन हमें नोन है, तो किस तरह से थ्रू दिस डायमेंशंस हम उसकी रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. आगे का जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ये, इसमें मेरा जो मेन मोटिव है उस सिलेबस में या सब्जेक्ट का, वो टॉपिक का, वो ये है कि रेटिंग्स ऑफ द मशीन जो है वो किस तरह से रिलेट करती है साइज एंड शेप ऑफ द मशीन से. ठीक है. तो वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. लास्ट की क्लास में हमने सिर्फ बेसिक डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स देखे थे, कौन कौन से लिमिटेशन फैक्टर्स होते हैं जिस पे कि हमारी डिज़ाइन जो होती है उसको लिमिट किया जा सकता है. और दूसरी बात इसमें और एक चीज़ और थी, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हमें डिज़ाइन के लिए ध्यान में रखना चाहिए. जैसे कि कॉस्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, कंपाइलेंसेज होता है. ठीक है. ये 3 मेजर फैक्टर्स जो थे, मेजर कंसीडर करने वाले पॉइंट्स जो थे, ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे. सेम इसी तरीके से हमने पिछली क्लास के में ये भी देखा था कि किस तरह से हमारे जो लिमिटिंग्स डिज़ाइन है, डिज़ाइन को लिमिट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सैचुरेशन है. ठीक है. और दूसरा हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेजर सर्किट्स कौन कौन से होते हैं जिनकी कि हमको डिज़ाइनिंग करनी है. जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, मैग्नेटिक सर्किट होता है. ठीक है. बेसिकली कोई भी रोटेटिंग मशीन होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ को फॉलो करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ जो फॉलो करती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो मैग्नेटिक सर्किट होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा एक, जिसमें कि आपका आउटपुट फाइनल जो आपका ईएमएफ जनरेशन हो रहा है, जो वोल्टेज आपका इंड्यूस हो रहा है, तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है, कोई क्लोज पाथ आप नहीं दोगे तब तक आपका करंट जो होगा इजीली फ्लो उसमें नहीं कर सकता. सेम मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स आते हैं, पोल की कोर आ जाएगी. ठीक है. आपका कोर एरिया है और पोल्स आ जाएंगे. ठीक है. अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, कोर आ जाती है और वाइंडिंग्स हो जाती है, जो कि एक मैग्नेटिक सर्किट को फॉर्मेशन करती है या फॉर्मेट करती है. और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की डिज़ाइन के लिए हमारे पास होता है आर्मेचर, आर्मेचर की कोर, आर्मेचर की वाइंडिंग्स. ठीक है. उसके बाद थर्मल सर्किट्स भी आता है, डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम आते हैं. डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेशन से होता है. ठीक है. थर्मल सर्किट्स आता है टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसमें हमारा कूलिंग सिस्टम आ जाएगा, कूलिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग हम उसमें करेंगे. ठीक है. तो ये 3-4 सर्किट्स हैं जिनके की अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइनिंग करनी है मशीन की. ठीक है. उन पार्ट्स में अंदर हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी मशीन. नेक्स्ट होता है कि लिमिटिंग्स कौन कौन से डिज़ाइन फैक्टर्स होते हैं, लाइक सैचुरेशन हो गया, आपका इंसुलेशन हो गया. ठीक है. टेम्परेचर राइज हो गया, वो मैंने आपको बताया टेम्परेचर राइज कैसे होता है. टेम्परेचर राइज अगर हम डीसी मशीन के एग्जांपल की बात करेंगे तो थ्रू दी आर्मेचर रिएक्शंस में स्पार्किंग क्रिएट होगा, कम्यूटेशन आपका डिले हो जाएगा, ब्रशेस एक्सिस पे आपके ब्रशेस के टर्मिनल्स पे जहाँ पे कि आपका फाइनल करंट का कलेक्शन होना है, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्पार्किंग क्रिएट होती है ड्यू टू दी आर्मेचर रिएक्शन, ड्यू टू दी डिले इन दी कम्यूटेशन. ठीक है. तो और इसी तरीके से कंज्यूमर का क्या स्पेसिफिकेशन होगा. ठीक है. सबसे चैलेंजिंग काम यही होता है कि एक तो जो मशीन की डिज़ाइनिंग है वो कोस्ट इफेक्टिव ना होकर के क्या हो, कोस्ट इकोनॉमिकली हो हमारे पास. ठीक है. कोस्ट उसका इकोनॉमिकल आए, यानी इकोनॉमिकल कोस्ट हमें अचीव हो. और दूसरा ये होता है कि जो कंज्यूमर की स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को भी क्या करे, वो मीट करे या फुलफिल करे. ठीक है.
अदरवाइज मशीन डिज़ाइनिंग का कोई सेंस नहीं रह जाता। मतलब जिस रेटिंग में कंज्यूमर साइड पे हमें मशीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर कंज्यूमर को 500 वोट की या 100 वॉट की मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस मशीन की डिज़ाइनिंग करें अकॉर्डिंग टू दी, हम ये भी देखें कि वो कॉस्टली भी ना पड़े, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हर मशीन के लिए अलग अलग होती है, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो। AC मशीन में हमने जब इंडक्शन मशीन के बारे में बात किया था, तो उस इंडक्शन मशीन में मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पस मशीन जो होती है वो जितने कौन से पार्ट्स में आती हैं, कौन से कैटेगरी में आती हैं, जितनी भी इंडक्शन मशीन है वो सारी हम फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स का हम हमारे जनरल होम अप्लाइंसेज में या होम हाउस होल्ड में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मिक्सर, ग्राइंडर्स हो गया, आपका सीलिंग फैंस हो गया। तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कंज्यूमर साइड पे हमें हमारे पास ये रिक्वायरमेंट रहती है कि कंज्यूमर उसको तभी परचेज कर पाएगा जब उसकी कॉस्ट कम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी साइज़ की फ्रैक्शनल किलोवाट की स्मॉल साइज़ की जो मशीन्स होती हैं जो हम अपने जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका मेजर वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर को, या हम खुद ही कंज्यूमर हैं क्योंकि हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं उन अप्लाइंसेस को, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम परचेस करने जाए, हमने उस दुकानदार को या शॉपकीपर को बोला कि हमें इस रेटिंग की मशीन चाहिए, वो हमें मशीन दे, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ यूज़ करेंगे, हमारे जितने भी समर में जो हमारे कूलर्स वगैरह चलते हैं हमारे घरों में, उसके अंदर जो पानी की मोटर लगी होती है उसकी छोटी सी मोटर आती है, ठीक है। तो उस तरह की मोटर्स के लिए क्या होता है, एक तो कॉस्ट जो होती है वो उसकी कम होनी चाहिए, दूसरा रिलायबिलिटी ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। रिलायबिलिटी वहाँ पे हमारा कंसर्न करने वाला पॉइंट नहीं होता, हमारा वहाँ पे पॉइंट ये होता है कि कम से कम उसकी 5 साल तक की वो मोटर की गारंटी तो दे, या 2 से या 3 साल वो मोटर चले, लेकिन ये है कि उसमें लेस रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट आए, दैट मीन्स उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेस मेंटेनेंस हो, जितने भी टाइम वो जितने भी टाइम वो सस्टेन करे या जितने भी टाइम वो वर्क कर रहा है वो मशीन, कम से कम उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम से कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम ह्यूज मशीन्स की बात करते हैं लाइक ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, तो उनका कहाँ यूज़ होता है, उनका यूज़ होता है जितने भी हमारे जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं, पावर सिस्टम में होता है, तो हाई वोल्टेज के लिए हम उन अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं। उस केस में हम वहाँ पे कोस्ट को नहीं देखते, अगर वो बेसिकली अगर मटेरियल ज़्यादा लग रहा है किसी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए, किसी मशीन को कंपाइल करने के लिए, असेंबल करने के लिए बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली वो ह्यूज मशीन है तो उसके अंदर मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होनी ही है, ठीक है। लेकिन जब कोई मशीन छोटी डिज़ाइन हो रही है ना, उसके कुछ ना कुछ लॉसेस देयर विल बी अ लॉसेस, ठीक है। और वो क्या लॉसेस होंगे वो हम अभी आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से रेटिंग जो होती है वो मशीन की साइज़ के ऊपर और शेप के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह से वो रिलेट करती है, उन फैक्टर्स को अब हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होगा, हमारे कंस्टेंट, हमारे जो कंसीडर करने वाले पॉइंट्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे इंडक्शन मशीन में अलग पॉइंट्स हमें कंसीडर करना होगा कि एक तो कॉस्ट कम पड़े और रिलायबल होना हो, डजेंट मैटर। बट रिलायबिलिटी की जहाँ पे बात की जाएगी तो ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मशीन ये रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कंसीडर करने वाले यहाँ पे पॉइंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उस सिस्टम उसको कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं या कहाँ पे उसका यूज़ करेंगे हम, पावर ट्रांसफार्मर्स का या सिंक्रोनस मशीन का। ऑब्वियसली जनरेटिंग प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अगर उसके अंदर छोटा मोटा भी फॉल्ट आ गया तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अगर आपका ब्रेकडाउन चला गया, ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो आपका पूरा पावर ब्लैकआउट होने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो वहाँ पे हम रिलायबिलिटी का एक मेन कंसिडरेशन वाला पॉइंट रखते हैं। बट अगर मान लीजिए घरों में, अगर हम घर की बात करते हैं, होम अप्लायंसेस में जो जनरल पर्पस मशीन है हमारी, फ्रैक्शनल किलोवाट मशीन जिसको हम इंडक्शन मशीन बोलते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जितनी भी होती है वो फ्रैक्शनल किलोवाट्स मशीन होती है, ठीक है। जैसे कि अपनी रजिस्टर स्टार्ट मोटर हो गई, रजिस्टर कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी मशीन्स होती हैं, ये सारी की सारी आपकी जनरल पर्पस मशीन्स में आती हैं, ठीक है। सो इस तरह से होता है, ठीक है। तो मशीन्स में हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे कंसीडर करने वाले पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के इसमें रिलायबिलिटी होना चाहिए, दैट मीन्स रिलायबिलिटी मीन्स ये कि सर्विस उसकी कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर फॉल्ट अगर हो भी रहा है तो फॉल्ट के चांसेस कम से कम हो, रेयर हो। फॉल्ट आता भी है तो इन क्रिटिकल कंडीशन में अकर हो, ठीक है। बट अगर डेली रूटीन की बात करेंगे, अगर हमने शुरू में इंस्टॉल कर दिया और उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, देन हमारे पास उस ट्रांसफार्मर की रीपर्चेसिंग के ऑर्डर्स आ सकते हैं या उसको रिप्लेस करने के ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इस तरह की मशीन्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, वहाँ पे कंसीडर करने के पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे जनरल कंसेप्ट एंड कंस्ट्रेंट इन डिजाइनिंग ऑफ द रोटेटिंग मशीन। तो जितना भी बेसिक है ना वो आपको मैं PDF में भी दे चुकी हूँ, उसको आप स्टडी करिए, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे।
टॉपिक को और इस चीज़ को आप जो है सिलेबस को ध्यान में मतलब थोड़ा सा आप फोकस करके चलिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके मिड टर्म्स जो होंगे वो जल्दी कंडक्ट होंगे, ठीक है। उनका पैटर्न हो सकता है पिछले के हिसाब से ना होकर के कुछ अदर हो, ठीक है। जो आपका मिड टर्म्स कंडक्ट होंगे वो नहीं हो सकता कि आप पहले की तरह जो है बिल्कुल आपने बुक खोल रखी और आप राइट डाउन करके एंड देन यू कैन फॉरवर्ड टू अस, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट अब नहीं होगा, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होगा मिड टर्म कंडक्ट होने का। वो जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पावर सिस्टम जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और दूसरी तरह से मशीन डिज़ाइनिंग हो गया, मटेरियल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट की आपकी एक का दो क्लास तो आपकी हो ही चुकी है। तो ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और सिलेबस में हमें कितने सब्जेक्ट इस बार स्टडी करने हैं। क्योंकि एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट से हम लोग ये जो है इसको हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको ये ग्रुप में वो मैसेज करके पूछे कि मैम हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी स्टूडेंट आज तक मैसेज करके ये नहीं पूछता कि मैम हमारी क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं हो रही हैं। उनके क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं कि मैम हमारे मिड टर्म कब से, हम लोग का सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सिलेबस प्रोवाइड करने के बाद भी मैसेज ये आता है कि मैम टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो नुकसान इसमें किसी का नहीं है, हम लोग तो क्या बता देंगे, लेकिन एटलीस्ट फाइनल ईयर में आ जाओगे आप लोग अगले साल तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम डाउनलोड कहाँ से करते हैं हमारा सिलेबस को, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती रहती है। रेटिंग ऑफ मशीन रिलेटेड विद द साइज एंड शेप ऑफ द मशीन, ठीक है। किसी भी मशीन की जो रेटिंग होती है वो किस तरह से उसकी साइज और शेप के साथ कंबाइन करती है या रिलेट करती है, ठीक है। किस तरह से हम रेटिंग को डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक सिंबल्स हैं जिनको कि हमें स्टडी करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे का जो भी पोर्शन बेटा हम करेंगे वो सारा क्या होगा, डेरिवेशन बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में जो है हमारे सिर्फ बेसिक फैक्टर्स हैं। वो बेसिक फैक्टर किसके लिए, रोटेटिंग मशीन के लिए। अभी हम इसमें ट्रांसफार्मर की जब डिजाइनिंग करेंगे तो उसका एक अलग से टॉपिक होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, ठीक है। उसके फैक्टर्स वहाँ पे अलग होंगे, बट जितने भी डीसी मशीन है, डीसी हो गया, सिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन है, दे आर ऑल ऑफ क्या, ये सब रोटेटिंग टाइप की मशीन्स होती हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका किस नेचर का मशीन होता है, स्टैटिक नेचर का मशीन होता है, ठीक है। तो उसकी जब डिजाइनिंग करेंगे तो वो एक अलग टॉपिक होगा। अभी आज जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, जो स्पेसिफिक लोडिंग फैक्टर होता है या टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके लिए रिलेट करेंगे या किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये आपके एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग मशीन्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हमें पहले से नोन है, ठीक है, कुछ एक आध दो आपको नए भी लगेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मेन डायमेंशन ऑफ रोटेटिंग मशीन का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। डायमेंशंस किस तरह से हमें डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि जब शेप और साइज़ की बात करेंगे तो उसमें हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे। तो ये डायमेंशंस किस तरह से रिलेट करती है रेटिंग ऑफ दी मशीन के साथ, तो ये चीज़ें हम आगे अभी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डी सिंबल दे रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। डी सिंबल किसको डिनोट करता है, आर्मेचर के डायामीटर को, ठीक है। अब से ये सिंबल्स जो हैं आपको अपने दिमाग में याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे की जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें हम इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डी याद रखना, कैपिटल डी क्या होता है यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर विजिबल नहीं भी है तो मैं बोल रही हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कैपिटल डी क्या होता है आपका, आर्मेचर डायमीटर्स, ठीक है। डायमीटर्स मीटर्स में ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई एक यूनिट लेस क्वांटिटी तो है नहीं है, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, दैट इज योर मीटर्स में हो सकता है, ठीक है। एल होता है आपका लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर, ठीक है। एल क्या होता है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर। एन हमको पहले से नोन है, हम लास्ट सेमेस्टर क्लासेस में भी एन जो है इसको बहुत अच्छी से जान सकते हैं। स्पीड इन दी आरपीएस, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल एन का यूज़ किया है बेटा, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा वो किसके अंदर होगा, क्या यूनिट होगी इसकी, रोटेशनल या रिवॉल्विंग पर सेकंड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉल एन का यूज़ किया। अगर मैं कैपिटल एन यूज़ करती तो मेरी स्पीड की यूनिट क्या हो जाती, रोटेशनल पर मीटर, ठीक है, आरपीएम हो जाता, ठीक है। और आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइड बाय 60, ठीक है। एन डिवाइड बाय 60, कोई भी अगर आरपीएम की क्वांटिटी है उसको हमें आरपीएस में कन्वर्ट करना होगा, रोटेशनल पर सेकंड में, तो हम क्या कर देंगे उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो एन स्मॉल एन है स्पीड इन दी आरपीएस, एन एस जो है ये होता है सिंक्रोनस स्पीड इन दी आरपीएस, ठीक है। पी इज दी नंबर ऑफ पोल्स,
Z इज दी टोटल आर्मेचर कंडक्टर या फिर रोटर कंडक्टर की बात करी। देखो मैंने यहाँ पर हमेशा याद रखना कि आपको है ना ये आर्मेचर और रोटर, ठीक है, यहाँ मैंने आर्मेचर और रोटर कंडक्टर अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इंडक्शन मशीन और डीसी मशीन्स के अंदर आपका आर्मेचर हमेशा रोटर के ऊपर प्लेस होता है और जो आपका फील्ड सिस्टम होता है वो कहाँ पे प्लेस होता है बेटा, फील्ड सिस्टम प्लेस होता है हमारा स्टेटर के ऊपर। लेकिन जब हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में हमें एफिशिएंसी अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं और भी कूलिंग और इंसुलेशन के पर्पज से क्या करते हैं, जो हमारा आर्मेचर सिस्टम होता है ना उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, कहाँ पे उसको सिचुएटेड करते हैं, आपके स्टेटर साइड पे। क्योंकि देखो जनरल सा प्रिंसिपल, जनरल सा कॉमन सेंस वाली बात ही होती है कि सिंक्रोनस मशीन में इस तरह की हेर फेर क्यों की जाती है या इस तरह का कंसेप्ट वहाँ पे क्यों लगता है। तो एक बहुत जनरल सा चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ जब भारी होती ना या कोई भी चीज़ जब हैवी होगा तो उस हैवी चीज़ को रोटेट कराना आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। जितना आपकी मशीन का इनिशिया या मास ज़्यादा होता है तो उस मशीन के या उस पर्टिकुलर उस पोर्शन को आपको रिवॉल्व कराने में क्या होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे। और उसको ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज़ भारी होती है तो उसको उठाना भी आपके लिए आसान नहीं होता, एक जनरल सा फिजिकल फंडामेंटल है, ठीक है। इसी यही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है किसके अंदर, सिंक्रोनस मशीन के अंदर भी, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि हमें उसके एक तो पहली सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है उसके अंदर कि वहाँ पे कोई भी स्लिप का, आपको स्लिप का फिनोमेना नहीं देखने को मिलता। उसके अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, आपका रोटर और स्टेटर दोनों क्या कर रहे होते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहे होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, सिंक्रोनस मशीन नाम है। इंडक्शन मशीन जो होता है उसको सब सिंक्रोनस एसी मशीन क्यों बोला जाता है, सब सिंक्रोनस मशीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होता है, सब सिंक्रोनस यानी बिलो द सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। इसलिए उसको इंडक्शन मशीन बोला जाता है। वहाँ पे एक स्लिप स्पीड होता है या स्लिप फिनोमेना आकर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द इंडक्शन मशीन। ओके, इंडक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इंडक्शन के लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकली आपका स्टेटर और रोटर कनेक्शन में नहीं होता है, बट जो एयर गैप का फ्लक्स होता है दैट इज द ओनली थिंग जो कि आपका स्टेटर रोटर से लिंक कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। कंडक्शन मशीन किसको बोला जाता है, कंडक्शन मशीन होती है आपकी डीसी मशीन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका स्टेटर और रोटर आपस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, बाय द मींस ऑफ द कम्यूटेटर। बट आपको कम्यूटेटर कहाँ पे देखने को नहीं मिलता बेटा, आपको कम्यूटेटर इंडक्शन मशीन में देखने को नहीं मिलेगा, आपको कम्यूटेटर किस में देखने को मिलता है, सिंक्रोनस मशीन में देखने को मिलता है। ये सारी की सारी कौन सी मशीन होती है, डीसी मशीन जो होती है वो कंडक्शन मशीन होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका रोटर और स्टेटर, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो आर्मेचर है और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें कोई ना कोई का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जरूर होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कंडक्शन मशीन, ठीक है। डीसी मशीन जो होती है, हमें कंडक्शन मशीन होती है। आपका कम्यूटेटर और जो रोटर होते हैं ना वो आपस में थ्रू दी मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंडक्शन मशीन्स की तो वहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन का लॉ फॉलो करता है। कोई भी एयर गैप का जो फ्लक्स है ना यही आपका लिंक कर रहा होता है, इसमें कोई तरह से किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मैंने बताया था कि सिंक्रोनस, इसलिए मैंने बोला है यहाँ पर अभी आगे भी जितने भी हम टर्म्स देखेंगे ना उसमें क्या होगा, रोटर अलग लिखा होगा या स्टेटर अलग लिखा होगा, क्योंकि रोटेटिंग मशीन्स का हम एक जनरलाइज डेरिवेशन करेंगे किसका, रोटेटिंग मशीन्स का, ठीक है। लेकिन इस रोटेटिंग मशीन्स में भी क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन ही एक ऐसा हमारे पास डिफॉल्ट या मान के चलो अलग से केस होता है जिसमें कि हमारे पास फील्ड सिस्टम आपका स्टेटर पे ना होकर के रोटर साइड पे होता है, और जो आर्मेचर का सिस्टम होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है आपका, स्टेटर में। वो क्यों होता है, उसका सिर्फ एक जनरल सा कंसेप्ट ये होता है कि आर्मेचर को हम एक हाई वोल्टेज सिस्टम एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपका जनरेशन होगा ऑब्वियसली वो हाई वोल्टेज के अमाउंट में होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन इज अ बल्की साइज और ह्यूज साइज की कोई मशीन होती है, ठीक है। तो जो भी आपका भारी मतलब बोल सकते हैं जैसे हैवी पार्ट होता है या हाई वोल्टेज पार्ट होता है, तो उस पार्ट को हम आर्मेचर ही मान के चलते हैं, क्योंकि अभी तक जनरली जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो आर्मेचर में ही हमारा हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है, या जो भी इंडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आर्मेचर साइड पे होता है। तो इस आर्मेचर साइड को हम क्या करते हैं, कहाँ पे प्लेस कर देते हैं, उसको हम स्टैटिक बना देते हैं, उसको स्टेटर पे शिफ्ट करा देते हैं। दैट मीन्स जो आपका हैवी इनर्शिया वाला पोर्शन है, जो आपका हाई मास वाला पोर्शन है, जो आपका हैवी पोर्शन है, वेट में हैवी है, उसको आपने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। अब आपको रिवॉल्व किसको कराना है, सिर्फ आपका फील्ड सिस्टम हो गया। फील्ड सिस्टम में क्या होता है, रोटर आपका सिंक्रोनस मशीन में दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सिलेंड्रिकल और एक होता है प्रोजेक्टिंग नेचर, या फिर बोल सकते हैं सेलियन पोल टाइप के पोल्स अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है।
तो वो अरेंजमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। बट अभी तक सिर्फ याद रखना है कि हम ड्यू टू दी इंसोलेशन पर्पस, ड्यू टू दी कोस्ट इफेक्ट, ड्यू टू दी कूलिंग पर्पस हम क्या करते हैं स्टेटर पार्ट में किसको इंस्टॉल करते हैं, हमेशा आर्मेचर को इंस्टॉल करते हैं इन केस ऑफ दी सिंक्रोनस मशीन। और रोटर में क्या इंस्टॉल करते हैं, फील्ड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि फील्ड सिस्टम का वेट जो होता है ना, फील्ड सिस्टम इज अ लो वोल्टेज सिस्टम, इसको रिवॉल्व कराना, उसके अंदर इनिशिया को फॉलो, इनिशिया जो है उसका कम होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मास जिसका कम होता है ऑब्वियसली उसका इनिशिया भी कम होगा ना, तो उसको रिवॉल्व कराने में उतनी ही ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। ईजिली वो रिवॉल्व कर पाएगा, ईजिली उसके अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग हो पाएगी और सिंक्रोनस स्पीड पे वो रन करेगा। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो जनरलाइज स्पीड होती है ना, रेटिंग्स जो मशीन के हम डिज़ाइन करेंगे उसमें भी याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी होती है, मैक्सिमम जो स्पीड होती है ना वो होती है आपकी 1500 आरपीएम। इसके अबाव जो होता है ना वो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि 1500 आरपीएम के लिए जो पोल्स के नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 नंबर के पोल हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 नंबर से कम के पोल अपन अभी तक स्टैंडर्ड वैल्यू में हम इसको नहीं लेके आते, ठीक है। स्टैंडर्ड हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है उसमें नंबर ऑफ पोल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2 होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1500 आरपीएम। 3000 भी हो सकती है, ठीक है, 3000 भी हो सकती है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, NS इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी के फॉर्मूले से। अगर हमारे पास P नोन है, ठीक है, मान के चलो NS इज इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। और अगर हमारे पास P रिक्वायरमेंट की 2 है, ठीक है, और ये मेरा 50 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है, तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60, ठीक है, 2000 आ जाएगा, फिर 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या होता है 4 हो जाएगा, तब जाके 1500 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पोल की रिक्वायरमेंट 4 होगी, तो हमारे पास आरपीएम स्पीड कितनी आएगी, 1500 आरपीएम। 2 पोल की मशीन के लिए स्पीड कितना हो जाता है, 3000 हो जाता है। लेकिन अभी जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी जहाँ तक हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जो हमें रूल्स हमारे जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के, उसके अंदर जो रूल्स दे रखे हैं वो रूल्स की भी एक पूरा है फॉर्मेट, उसमें जो राइट डाउन है स्पेसिफिकेशन, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो हम डिजाइनिंग के लिए अब यूज़ करेंगे, वो याद रखना है। स्पीड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, स्पीड कितना होना चाहिए, 1500 आरपीएम होगा, ठीक है। 1500 आरपीएम से ज़्यादा हम जनरली डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इन स्पेशल केसेस में डिज़ाइनिंग हो सकती है, डिज़ाइनिंग, बट उसके लिए जनरल जो होगा, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 1500 आरपीएम में 3000 आरपीएम के लिए हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, ये मेरा एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डायमीटर बता रखा है। जितनी भी पेरिफेरी होती है ना, ये जैसे कि ये डायमेंशन वाला डायग्राम है, ठीक है, ये आपको विजुलाइज हो रहा पा रहा होगा अच्छी तरह से। इसमें क्या कर रखा है मैंने, ये मेरा आउटर जो कवर है, ये आउटर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, वो मेरा क्या है यहाँ पर स्टेटर हो गया, ठीक है। ये पूरा आउटर पोर्शन जो होता है वो मेरा स्टेटर होता है। इसके बाद जो मेरा इंटरनल डायमीटर होता है ना, ये रोटर है मेरा, रोटर के साथ शाफ्ट जो है वो आपका क्या हो रहा है, अटैच्ड है। तो ये जो मेरा रोटर है इसका डायमीटर कितना होता है, D है, कैपिटल D मैंने अज्यूम किया, उधर मैंने शो कर रखा है आपको, ठीक है। सेम इसी तरह से स्टेटर कोर लेंथ जो होती है वो क्या होती है आपकी, कैपिटल L होती है, ठीक है। ये रोटर और इसके स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, सबको पता है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम होता है। अब देखो, अब आगे जो हम स्पेस फैक्टर्स स्टडी करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, KW क्या होता है यहाँ पे, वाइंडिंग फैक्टर है, ठीक है। वाइंडिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये अभी हम डेरिवेशन जो करेंगे ना वो DC मशीन के लिए अलग करेंगे और AC मशीन के लिए अलग करेंगे। और AC मशीन में हम किसके लिए अगर करते हैं, अगर हम सिंक्रोनस मशीन के लिए करेंगे तो आपको याद होगा वहाँ पे हमने हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स और कौन से फैक्टर स्टडी किए थे, वहाँ पर शॉर्ट पिच फैक्टर हमने स्टडी किया था, या पिच फैक्टर एक स्टडी किया था, और KP और KD, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और ये 2 फैक्टर्स हमने इंक्लूड किए थे हमारे फाइनल EMF इक्वेशन में। और वो क्यों करे थे, क्योंकि हमें हार्मोनिक्स को अगर रिड्यूस कराना है तो हमें रोटर की जो बार्स होती है उसको थोड़ा तिरछा लगाना पड़ता है, ठीक है, और स्क्वीड जिसको बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के सारे ये रेमेडीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक लोडिंग्स, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग और टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के लिए आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। टाउ इज द पोल पिच, ठीक है। EPH क्या होता है, E यानी कि EMF जनरेटेड पर फेज, ठीक है। TPH क्या होता है, टर्न पर फेज होगा। P जो होता है ये मशीन की रेटिंग है इन किलोवाट, ठीक है। P और Q 2 रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, एक रियल पावर होता है, एक एपरेंट पावर होता है और एक रिएक्टिव पावर होती है। तो Q इज दी KVA रेटिंग ऑफ दी मशीन, बिकॉज Q इज दी KVA रेटिंग क्यों बोला है मैंने इसको, क्योंकि इट इज़ द रिएक्टिव पावर, ठीक है।
P इज दी रियल पावर, जिसको हम मशीन रेटिंग इन किलोवाट भी बोलते हैं, ठीक है। EPH क्या होता है, पर फेज की जो करंट क्वांटिटी है, ठीक है, करंट की जो क्वांटिटी है एम्पियर्स में पर फेज के लिए डिनोटेड बाय दी EPH। नेक्स्ट इज E सफिक्स में इसका Z, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस करंट इन कंडक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर की जो सिंबलाइजेशन है वो किससे करते हैं अपन, कैपिटल Z से। तो नंबर ऑफ कंडक्टर से इट इज अ कंडक्टर Z, तो उसके अंदर जो कंडक्टर का अमाउंट होगा इट इज डिनोटेड बाय योर IZ एंड Z इज इन दिस सफिक्स, ठीक है। IZ को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि अब आगे की जो डेरिवेशंस होंगे वो इसी IZ को रिलेट करते हुए या फिर मेन फोकस में करते हुए किए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो फैक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है आपका टोटल लोडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल लोडिंग लिखा हुआ है। टोटल लोडिंग जो होता है उसको अपन सब कैटेगराइज करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स या टू लोडिंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द टोटल मैग्नेटिक लोडिंग एंड सेकंड वन इज द टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है। अब मैग्नेटिक लोडिंग और लोडिंग से क्या मतलब होता है, इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, ठीक है। लोडिंग से मतलब ये है कि जितना भी आपके पास बर्डन है या लोड है, बात की जाएगी इसके अंदर आपका आर्मेचर साइड पे। हमारा फोकस अभी आर्मेचर के लिए क्यों है, क्योंकि हम अभी रोटेटिंग मशीन्स के, ये जो लोडिंग फैक्टर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जितना भी डेरिवेशन अभी हम जितने भी कंस्टेंट अभी डिराइव करेंगे या जितने भी डेरिवेशंस करेंगे, जो भी स्पेस फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे, वो सब किससे रिलेट कर रहे हैं, हमारे रोटेटिंग मशीन से रिलेट करते हैं। रोटेटिंग मशीन्स में कौन सा पार्ट है जो रोटेट कर रहा है, दैट इज योर आर्मेचर, दैट इज योर रोटर, ठीक है। हमारा अभी फोकस किस पे, सिर्फ केवल आर्मेचर के लिए, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर ही एक ऐसा पार्ट होता है मशीन का जिसमें कि हमारे पास फाइनल आउटपुट या फाइनल आउटकम जो निकल के आता है ना, वो आर्मेचर में ही आता है। जो भी EMF का इंडक्शन हो रहा है, जो भी वोल्टेज आपका डेवलप हो रहा है, वो किस पार्ट में होता है, रोटर में होता है। स्टेटर में क्या होता है, हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, स्टेटर की कोर को, स्टेटर के पोल को, एंड देन फाइनली बाय मीन्स ऑफ द इंडक्शन लॉ या बाय मीन्स ऑफ द Faraday's electromagnetic induction law we can find या we can achieve the EMF power, ठीक है। तो टोटल लोडिंग्स जो होगा वो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग भी होगा इसके अंदर और टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग भी आता है, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दो सर्किट्स की हमने बात करी थी अभी तक, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट्स में हमारे पोल्स आते हैं, कोर आएगा, ठीक है, दैट्स इट, वो आपका मैग्नेटिक पार्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आते हैं जितना भी आपका आर्मेचर का पोर्शन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपको अचीव हो रही है, वो किस पार्ट में होती है, आर्मेचर के पार्ट में होती है। इसलिए मैं बात करूँगी यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग, दो लोडिंग्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। जितना भी लोड है, जितना भी बर्डन है आपका, किस पार्ट का बर्डन है या किस टाइप का लोडिंग है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल लोडिंग और एक होता है आपका मैग्नेटिक लोडिंग। तो total loadings are divided into two parts. First one is the total electrical loading and second one is the total magnetic loading. तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, जहाँ पे मैग्नेट की बात करिए तो हम किस क्वांटिटी को डेराइव करेंगे या किस क्वांटिटी की हम बात करते हैं, वो है हमारा फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अराउंड दी आर्मेचर और स्टेटर पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी कि उसका जो भी पेरीफेरी, व्हाट मीन्स पेरीफेरी यानी कि जो भी उसका सराउंडिंग एरिया होता है, जो भी उसका सराउंडिंग पोर्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा हमारा जो पीस लिया है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट का है, तो बेसिकली उसका एक स्पेरिकल पेरीफेरी होगा या राउंड पेरीफेरी होगा। तो उस पेरीफेरी में जितने भी फ्लक्स इंडल्ज हैं, जितने भी फ्लक्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लक्स किस में हो सकते हैं, वेबर में होते हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अराउंड दी आर्मेचर पेरीफेरी आर्मेचर के अराउंड में या आर्मेचर के आसपास, किस पेरीफेरी की बात कर रही हूँ मैं, इस डी पेरीफेरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके अंदर जो रोटर है, ठीक है, उसी के अंदर अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा आर्मेचर प्लेस्ड है, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन के केस में वो आर्मेचर आपका स्टेटर पार्ट में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा गया है स्टेटर, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर ऐसे तो वेल नोन हमारे लिए क्या है, पहले से हम लोग ये डिसाइड कर, हमारे दिमाग में यही चीज़ छपी हुई है अभी तक कि आर्मेचर हमेशा रोटर पे प्लेस्ड होता है, इसीलिए हमने आर्मेचर को हमेशा रोटर में माना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम सिंक्रोनस मशीन भी एक रोटेटिंग मशीन होता है और उसके अंदर आर्मेचर आपका रोटर स्टेटर में प्लेस होता है, ना कि रोटर में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पे, और स्टेटर, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि ये जो रोटेटिंग मशीन के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन में तो बात सही है कि आर्मेचर हमेशा रोटर पे ही होता है, लेकिन जो सिंक्रोनस मशीन होता है उसके अंदर आर्मेचर हमेशा आपका स्टेटर पार्ट में प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अराउंड दी आर्मेचर पेरीफेरी, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, ठीक है।
इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग का, वो यहाँ पे देख लो आप एक बार। सबसे पहला तो फाई तो उसमें होगा ही होगा, क्योंकि हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। टोटल मैग्नेटिक लोडिंग में जो हमारे पास फ्लो करने वाला क्वांटिटी होता है या जिसके थ्रू मैग्नेटाइज होती है चीज़ें, वो होता है आपका फ्लक्स, दैट इज फाई। किस पार्ट से इंडल्ज होता है या कौन सा पार्ट मैग्नेटिक सर्किट ड्रॉ करता है या मैग्नेटिक सर्किट को फॉर्मेट करता है, एंड दैट इज योर पोल पी। ठीक है, तो फाई मल्टीप्लाइड बाय पी इज नथिंग बट व्हाट, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग जो होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, आपके आर्मेचर के कंडक्टर्स। ठीक है, तो जितने भी आर्मेचर के कंडक्टर होंगे, टोटल आर्मेचर कंडक्टर, वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग में। ठीक है, तो फॉर्मूला वेल नोन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ से डिराइव किया है अभी, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो कि आपके अराउंड दी आर्मेचर पेरिफेरी, आर्मेचर फेरी ये जो आपका है, ठीक है, इस परिधि में जो मतलब कि समझ लो एक बार, इस परिधि के अंदर जो भी आपका फ्लक्स इन्वॉल्व है, उसके नंबर को, उसके फ्लक्स के टोटल फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय फाई से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल मैग्नेटिक लोडिंग इज P, दैट इज योर नंबर ऑफ पोल्स एंड दैट इज योर नंबर ऑफ फ्लक्स इन वेबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि P मल्टीप्लाइड बाय फाई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी टोटल मैग्नेटिक लोडिंग की। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ है इसका, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग की, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स अराउंड दी आर्मेचर पेरिफेरी। ठीक है, आर्मेचर पेरिफेरी और आर्मेचर अगर आपका स्टेटर पे प्लेस है तो डेट इज योर स्टेटर पेरिफेरी। ठीक है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस हमेशा किस पे, यहाँ पर आर्मेचर के ऊपर ही। ये दोनों लोडिंग्स, जो दोनों टोटल मैग्नेटिक लोडिंग्स हो गई या टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग्स है, ये किससे रिलेट करती है, हमेशा आर्मेचर के पार्ट से रिलेट करती है। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रिकल लोडिंग की बात की है तो हम बात करेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स की, और अगर हमने मैग्नेटिक पोल्स की बात की है, मैग्नेटिक लोडिंग की बात की है, तो वी विल ओनली फोकस ऑन दी पोल्स अराउंड दी आर्मेचर पेरिफेरी। और अगर हम इलेक्ट्रिकल लोडिंग की बात करते हैं तो देन वी फोकस अबाउट ऑन दी आर्मेचर कंडक्टर अराउंड दी आर्मेचर पेरिफेरी और दी स्टेटर पेरिफेरी। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता किससे, करंट से। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट बनता है फ्लक्स से, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है आपका करंट से। ठीक है, तो करंट मैंने बोला है आई जेड, क्या था ये आई जेड, करंट इन कंडक्टर जेड। मान लीजिए सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, जेड है, तो उस जेड कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आई, एंड सफिक्स में आ जाएगा आपका जेड। ठीक है, देन व्हाट, करंट फ्लो किस में से करेगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई मीडियम तो होगा, कोई ना कोई कंडक्टर वहाँ पे जरूर प्लेस होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय दी जेड, एंड दैट इज व्हाट योर टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। बहुत सिंपल से फॉर्मूला है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग का, फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय दी पोल, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, आई सफिक्स में जेड, आई जेड दैट इज योर करंट इन दिस कंडक्टर जेड मल्टीप्लाई बाय दैट कंडक्टर जेड, दैट इज योर टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो ये फॉर्मूले थे दोनों के, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग के, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग के। आगे हम देखेंगे कि जो भी एक चीज़ और समझने वाली बात है इसमें, कि जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे मशीन की तो उसमें हम टोटल या ओवरऑल इस तरह के फिनोमिना या इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक क्वांटिटी वैल्यू करती है कि आपको ये बोलना पड़ेगा, कोई भी सामान खरीदने से पहले या कोई भी डिज़ाइनिंग जब हम डिज़ाइन करेंगे किसी भी मशीन की, तो उसमें हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। उसमें हम ये टोटल और ये मैग्नेटिक और ये टोटल चीज़ें हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। हमारे लिए जो मेन फोकस करने वाली बात होती है कि हमारे पास स्पेसिफिक कितनी वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहता है एक सिंगल यूनिट के ऊपर। ठीक है, हमें सिर्फ वो यूनिट फाइंड आउट करनी है, वो एक डिजिट फाइंड आउट करनी है, चाहे वो 5 मेगावाट हो चाहे वो 4 मेगावाट मशीन की हो। ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट फाइंड आउट करनी होती है, जो यूनिट या जो डिजिट जो होती है वो फुलफिल करे हमारी सारी रिक्वायरमेंट को, सारे कंस्टिट्यूशन को। दैट मीन्स आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है, सैचुरेशन का जो लिमिट है उसको ये फुलफिल करता है, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करें जिसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पे रोटेटिंग मशीन की डिजाइनिंग में देखे जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हमने बात करी टोटल मैग्नेटिक लोडिंग की, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग की, बट हमारे को क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए जिसपे कि हमें क्या मिल सके, एक सिंगल क्वांटिटी में आंसर हमारा मिल सके, एंड दैट्स आवर फोकस। हम इस मशीन में यही पढ़ेंगे, इस पूरी मशीन डिजाइनिंग में हमें वो सिंगल क्वांटिटी को डेरिवेशन करना है बाय यूजिंग दी फॉर्मूला, बाय यूजिंग दी डेरिवेशन। हमारा मेन कंसर्न ये रहता है कि हमें एक सिंगल क्वांटिटी, एक सिंगल डिजिट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो लोडिंग है वो है स्पेसिफिक लोडिंग्स, ठीक है। स्पेसिफिक लोडिंग्स आर कैटेगराइज इनटू टू लोडिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग्स, जिस तरह से हमने टोटल लोडिंग्स के बारे में स्टडी किया था, उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक लोडिंग्स के बारे में। क्योंकि इन मशीन डिज़ाइन वी डील ओनली अबाउट दी स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेसिफिक वैल्यूज। हम लोगों का टोटल फ्लक्स से या टोटल आर्मेचर से कोई मतलब ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है। हमारे लिए जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में होंगी, स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी, स्पेसिफिक डिजिट्स होंगी। इसलिए जो नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक लोडिंग्स हैं ये मशीन की डिज़ाइनिंग के लिए, इन केस ऑफ द रोटेटिंग, ओनली इन केस ऑफ रोटेटिंग मशीन डिज़ाइनिंग के लिए, रोटेटिंग जो नेचर की मशीन्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग के लिए ये दोनों फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टोटल लोडिंग के बाद जो मेजर कंसीडर करने वाला या मेजर फैक्टर्स जो हमें याद होने चाहिए, नोन होने चाहिए, वो है हमारा स्पेसिफिक लोडिंग्स का स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और होता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो स्पेसिफिक से मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक से मतलब ये होता है कोई भी स्पेसिफिकेशन जब हम मशीन की स्टडी करते हैं ना, या जो नेम प्लेट होता है उसके ऊपर मशीन की जो रेटिंग्स, जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही होती है, तभी तो उसको स्पेसिफिकेशन टर्म दिया जाता है। स्पेसिफिक का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज़ स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू से 19-20 नहीं होता है, उसमें हमेशा कोई रेंज नहीं होती है, हमेशा एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट डज इट मीन्स बाय स्पेसिफिकेशन। किसी भी मशीन की स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो होता है उसकी एम्पियर रेटिंग, वोल्टेज की रेटिंग कितना है, पावर आउटकम कितना आ रहा है, कितना उसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, कितनी उसकी स्पीड है मशीन की। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मेंशन होती है? नेम प्लेट में मेंशन होती है। वेदर इट इज़ अ 1500 RPM मशीन, वेदर इट इज़ अ 3 पोल मशीन, वेदर इज़ अ 2 पोल मशीन, ये सारी की सारी कौन सी वैल्यूज़ होती है? स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है। दैट्स वाई वी कॉल एट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशंस कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। डिज़ाइन किसके थ्रू की आती है? कोई भी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जो उसको डिज़ाइन करेगी उसके अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशन उस मशीन की, पर्टिकुलर उस मशीन की लिखी होती है, ठीक है। तो वो कोई ना कोई रेंज में तो नहीं होती वैल्यूज़ की, इसकी वैल्यू वो बोले 1000 से 1500 RPM की है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखता है कि ये मशीन 1500 RPM पे रन करती है तो करती है। तो यही चीज़ है। टोटल लोडिंग्स के बाद हमें स्पेसिफिक लोडिंग्स के बारे में स्टडी करना है। टोटल फ्लक्स अराउंड द आर्मेचर पेरिफेरी, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग, ठीक है। व्हाट वी बॉदर अबाउट द एवरेज, कितना आपके पास निकल के आता है वैल्यू, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सेक्शन में कितना फ्लक्स का अमाउंट है, कितना मैग्नेटिक लोडिंग उस सेक्शन में है। we only conclude that, then we compile all that area, all that particular zones to finalize the designing of the machine, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से मतलब क्या होता है? एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी ही आपको बताती है कि उसके अंदर फ्लक्स की कितनी डेंसिटी है, यानी कि फ्लक्स कितना डेंस है, कितना वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ द मशीन, ठीक है। अब एयर गैप से मतलब ये है कि फ्लक्स आपका जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका आर्मेचर और स्टेटर, या बात करें हम स्टेटर और रोटर, वेदर आर्मेचर सिचुएटेड ऑन द रोटर और स्टेटर, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग, ठीक है। अभी हमारे लिए जो कंसर्न वाली चीज़ है कि एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ द मशीन इज नोन एज द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। जो भी एवरेज अमाउंट का फ्लक्स डेंसिटी है जो स्टेटर और रोटर के बीच में, उसकी जो पेरिफेरी है, उसका जो बीच का एयर गैप पेरिफेरी है, क्योंकि एयर गैप पेरी भी एक सिलेंड्रिकल और एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस पेरिफेरी में कितना आपका फ्लक्स डेंसिटी, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी हमने इन्वॉल्व किया है टर्म, तो उसको हम सिंबलाइज करते हैं किससे? कैपिटल बी से। बी क्या होता है आपका? फ्लक्स डेंसिटी। एवरेज की बात करिए तो सफिक्स में जोड़ देंगे हम इसके ए और वी, दैट इज योर एवरेज, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लक्स डेंसिटी या टोटल फ्लक्स अराउंड द एयर गैप पेरिफेरी, ठीक है। ये अराउंड द एयर गैप जो आपका टोटल फ्लक्स है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज योर टोटल मैग्नेटिक लोडिंग ना। तो टोटल फ्लक्स अराउंड द एयर गैप पेरिफेरी
अपॉन द एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ अराउंड द एयर गैप, ठीक है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो टोटल को उसके टोटल एरिया जिस पर्टिकुलर एरिया में निकालना है उससे अपन डिवाइड कर दें, ठीक है, ये सबको पता ही है। तो टोटल फ्लक्स जो अराउंड द एयर गैप है अपॉन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर गैप, ओके। तो व्हाट इज द फॉर्मूला P5? P5 क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग जो हमको नोन है, पहले हमने डिराइव किया है, ठीक है, डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय द D मल्टीप्लाइड बाय द L। एंड व्हाट इज D? D इज द डायमीटर ऑफ द आर्मेचर और स्टेटर कंडक्टर या स्टेटर पार्ट। अगर आर्मेचर आपका स्टेटर में है तो दैट इज योर स्टेटर ऑल्सो, ठीक है। तो D इज द डायमीटर ऑफ द आर्मेचर पेरिफेरी, यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको। एंड L इज द स्टेटर कोर लेंथ, ठीक है, स्टेटर की कोर की क्या लेंथ है वो हम L से सिंबलाइज करते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग को अगर आप डिवाइड करोगे एरिया से तो हमारे पास जो चीज़ निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज नथिंग बट व्हाट? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर गैप पेरिफेरी, ओके। तो P मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय D इंटू L, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। सिंपलाइज करते हैं इसको, हमेशा याद रखना B सफिक्स में AV, B इज द फ्लक्स डेंसिटी, AV इज द एवरेज एरिया या एवरेज फ्लक्स डेंसिटी हमने बात करी। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग में वी डील अबाउट ओनली ऑन द नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर, वेदर आर्मेचर प्लेज ऑन स्टेटर और रोटर, ठीक है, डजंट मैटर। बट what matter is that the number of armature conductor कितना है, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर कितना है, ठीक है, the number of एम्पियर या आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर पर मीटर ऑफ द आर्मेचर पेरिफेरी, ठीक है। अब हम पर मीटर की बात करेंगे, तो इसीलिए हमने बोला है कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट का आर्मेचर कंडक्टर चाहिए, दैट हमने इसीलिए हमने इसको नाम दिया है स्पेसिफिक मैग्नेटिक और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। अगर हमें टोटली निकालना होता तो हमें स्पेसिफिक की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर एरिया में उसको डिवाइड किया है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन का डायमेंशन निकालना है, लोडिंग निकालना है, तो वो कैसे करेंगे? हमें सिर्फ टोटल में से डिवाइड कर देना है उसको, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर पेरिफेरी में से, ओके। तो आर्मेचर कंडक्टर्स की नंबर को अगर हमें डिराइव करना है, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल लोडिंग है तो आर्मेचर कंडक्टर से हम उसको सिंपलाइज करते हैं, तो हमने यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया है? कैपिटल स्मॉल a और c, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर, क्योंकि क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर हमको? टोटल आर्मेचर कंडक्टर, इसलिए हमने इसको सिंपलाइज किया है AC से। ऊपर मैग्नेटिक लोडिंग था तो उसके अंदर हमने एवरेज फ्लक्स डेंसिटी निकाला था, क्योंकि इसका अगर आपको सिंबल ही याद है ना तो यू कैन इजीली राइट डाउन दी डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर, ओके। अगर आपको BAV याद है कि यहाँ ये स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होता है, ठीक है, तो इजीली आप इसकी फॉर्मूले को या इसके डेफिनेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? BAV दैट इज एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप पेरिफेरी, दैट्स इट, खत्म हो गई। उसके बाद AC दैट मीन्स आर्मेचर कंडक्टर। अब यहाँ पे टोटल मेंशन मत करना, नहीं तो ये बन जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है, टोटल नहीं लिखना है यहाँ पर। आर्मेचर कंडक्टर AC है तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर या नंबर ऑफ द कंडक्टर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर। एम्पियर कंडक्टर क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वी इन्वॉल्व द एम्पियर टर्म्स ओवर देयर, ओके। तो आर्मेचर कंडक्टर द टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर पर मीटर ऑफ द आर्मेचर पेरिफेरी ऑफ द एयर गैप, ठीक है, यानी कि जो भी एरिया आर्मेचर के एयर गैप का जो एरिया होता है ना उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। पहले वाले टर्म में हमने एयर गैप इन्वॉल्व नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा है? स्पेसिफिक मैग्नेटिक और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग में एयर गैप का पेरिफेरी को इन्वॉल्व किया है, जो एरिया या जो एयर गैप का पार्ट किससे इन्वॉल्व कर रहा है या कहाँ से लिंक कर रहा है? आपका आर्मेचर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर या एम्पियर कंडक्टर, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज योर टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है, डिवाइड बाय द टोटल आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप, ठीक है। क्योंकि जो आर्मेचर के कंडक्टर्स होंगे वो कहाँ पे सराउंड होंगे? वो कहाँ पे सराउंड होंगे? इस पेरिफेरी के ऊपर जो स्लॉट्स कटिंग होगा वहाँ पे आपका आर्मेचर प्लेस होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये जो आपका रोटर कंडक्टर है या ये जो आपका रोटर का सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसकी लेंथ कितनी है? आपकी कैपिटल D है, यहाँ पे आपकी स्लॉट कटिंग होती है, वेदर इट इज अ सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ द रोटर और वेदर इट इज अ सेलियंट पोल टाइप ऑफ द नेचर, ठीक है, वेदर इट इज अ स्लिपिंग रोटर कंस्ट्रक्शन और वेदर इट इज अ सेलियंट पोल रोटर टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि पेरिफेरी के हमने यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारा पेरिफेरी से लेना देना है, पेरिफेरी में ही आपका कंडक्टर जो होता है वो प्लेस्ड होता है किसी भी आर्मेचर के रोटर में, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप, तो P इज मल्टीप्लाई बाई दी Z। ये तो आपका टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग हो गया, ठीक है। आई जेड सफिक्स में दैट इज करंट इन द पर्टिकुलर Z कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय दैट Z कंडक्टर, ठीक है। Z इज द नंबर ऑफ द कंडक्टर एंड डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई इनटू कैपिटल D। तो इस तरह से ये सिंबल याद है तो इजीली आप लोग समझ सकते हो, इजीली आप डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो, इजीली आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे दो मेजर लोडिंग फैक्टर हैं जो कि आपको रोटेटिंग मशीन के डेरिवेशन में काम आएंगे, न्यूमेरिकल में भी सिंपल इसी फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल भी है अपने सिलेबस में, ठीक है, कि किस तरह से आपको कोई भी मशीन का कोई भी डायमेंशन दे देगा, कोई भी रेटिंग्स दे देगा एंड वो बाद में आपको बोलेगा कि आपको स्पेसिफिक लोडिंग निकालना है, पोल की वैल्यू दे देगा, फाई की वैल्यू दे देगा, डायमेंशन डायमीटर की वैल्यू दे देगा, लेंथ की वैल्यू दे देगा। हमारा काम क्या रहेगा उसके अंदर स्पेसिफिक लोडिंग्स को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो दो तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। आगे भी जब हम डेरिवेशन करेंगे ना, एक तो आउटपुट इक्वेशन का डेरिवेशन है आगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट या आउटपुट कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है, हाँ आउटपुट कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसको डिराइव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो हमें डेरिवेशन करना होगा, आउटपुट इक्वेशन को डेराइव करना है फॉर अ डीसी मशीन एंड सेम फॉर द एसी मशीन्स आल्सो, ठीक है। तो ये आउटपुट इक्वेशन के ऊपर भी हमें न्यूमेरिकल परफॉर्म करने हैं, उसके डेरिवेशन करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसको मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि अभी तक हमने बेसिक सिंबल डिराइव किए या उनको समझा कि क्या क्या सिंबल्स किस किस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने स्टडी किया लोडिंग फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिक लोडिंग्स के पहले हमने टोटल इलेक्ट्रिकल और टोटल मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्पेसिफिक लोडिंग्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। और इस तरह से आगे का जो डेरिवेशन है वो है हमारा किस तरह से हमें डिराइव करना होगा आउटपुट इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर फॉर एसी मशीन ऑल्सो एंड डीसी मशीन ऑल्सो। नेक्स्ट जो अब डेरिवेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे वो है हमारा डेरिवेशन आउटपुट इक्वेशंस के लिए, ठीक है। आउटपुट इक्वेशंस का जो डेरिवेशन है बेसिकली जो भी अब हम डील करेंगे ना वो डायमेंशंस, स्पीड और हमारी लोडिंग फैक्टर्स के ऊपर हम डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। देखो ये बेसिक थिंग है, इसका हमारे मशीन की जो थ्योरेटिकल हमने कंसेप्ट अभी तक स्टडी किया है उसका से कोई लेना देना नहीं है। इस सब्जेक्ट में सिर्फ आपको टर्मोलॉजीज याद रखनी है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, क्या क्या उनके डेरिवेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके न्यूमेरिकल को परफॉर्म करना है, एक सर्टेन सी वैल्यू में फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। इस सब्जेक्ट का ये बिल्कुल बेसिक आपका चल रहा है, इन चीज़ों को ही आपको रिमेंबर करना है, आगे की डिज़ाइनिंग के लिए यही चीज़ें आपके काम में आएंगी, ठीक है। कुछ फैक्टर्स अभी हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, हम उनसे ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है या सिमिलर नहीं है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ लोडिंग के बारे में पढ़ा है, स्पेसिफिक लोडिंग क्या होता है, मैग्नेटिक लोडिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे आउटपुट इक्वेशंस, ठीक है। तो आउटपुट इक्वेशंस ऑफ द मशीन जो होता है ये डिराइव किया जाता है इन टर्म्स ऑफ किसी भी मशीन का आउटपुट। अभी तक हम जानते हैं P इज मल्टीप्लाइड बाई आई होता है, सॉरी P इक्वल्स टू क्या होता है, EMF EA मल्टीप्लाई बाई द आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर करंट, दैट इज योर व्हाट आउटपुट पावर। P आउटपुट ये हमने डीसी मशीन के लिए भी डिराइव किया और आगे की मशीन के लिए हमने डिराइव किया, ठीक है। आर्मेचर ईएमएफ को मल्टीप्लाई करोगे आर्मेचर करंट को तो क्या निकल के आता है, पावर आउटपुट निकल के आता है। हमने अभी तक आउटपुट पावर का डेफिनेशन या आउटपुट ऑफ द मशीन ऐसे ही डिराइव किया है, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग की बात करेंगे तो डिजाइनिंग में जो फैक्टर्स आपने अभी तक स्टडी किए दैट इज योर स्पेसिफिक लोडिंग्स और स्पेसिफिक मैग्नेटिक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज VAV एंड दैट इज AC। एंड अभी तक हमने पढ़ा है स्पीड एंड द मेन डायमेंशन। एंड व्हाट इज द मेन डायमेंशन, मेन डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ आपकी दो ही हैं, दैट इज योर कैपिटल D एंड कैपिटल L। कैपिटल D क्या डिराइव करता है, कैपिटल D यहाँ पे इंडिकेट करता है द एरिया द डायमीटर ऑफ द आर्मेचर पेरिफेरी, ठीक है। ये मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो आपका होल पेरिफेरी वाला एरिया है वो क्या डिनोट करता है यहाँ पर D, कैपिटल D से डिनोट करता है, इसको भी हम बोलते हैं आर्मेचर पेरिफेरी। सेम L इज द लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर, ठीक है। यही दोनों आपकी मेन डायमेंशंस में आते हैं, ठीक है। जो भी डायमेंशंस की अभी तक हम बात करेंगे या डील करेंगे वो ये दो ही फैक्टर्स हैं, ये दो ही डायमेंशंस हैं जिसके बारे में हम डील करेंगे। अभी तक हमने ये एजम्पशंस माना है, ये एजम्पशन मैंने आपको पहले नहीं बताया था बट आप ये आप लिख लेना कि मेन डायमेंशंस जो मशीन की हैं वो कौन सी हैं, कैपिटल D एंड कैपिटल L।
कैपिटल डी सिंबलाइज करता है, ये इंडिकेट करता है हमें किसको, आर्मेचर पेरिफेरी की लेंथ को और डायमीटर को, ठीक है। आर्मेचर पेरिफेरी की जो डायमीटर है वो हमें डी से सिंबलाइज करते हैं। स्टेटर कोर लेंथ, ये जो इस तरह की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जो ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एल, विच इज योर लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर। तो आउटपुट ऑफ द मशीन्स, अभी तक हमने जाना है कि आउटपुट ऑफ द मशीन्स क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट। जनरल सा फॉर्मूला क्या होता है, पावर का V इंटू आई। तो इसीलिए इसमें हमने सिंपल इसको बोला था आर्मेचर का जो ईएमएफ है मल्टीप्लाई करोगे आर्मेचर करंट से, तो हमारे लिए पावर आउटपुट या आउटपुट इक्वेशन की जो डेरिवेशन था या जो वैल्यू थी वो यही थी अभी तक जो हमने मशीन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा है। बट अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो वैल्यूज या वो डेरिवेशन चेंज हो जाएंगे। अब हमारे लिए आउटपुट ऑफ द मशीन जो होता है वो एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, स्पीड एंड मेन डायमेंशंस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नोन एज आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन, नोन एज आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन, ठीक है। तो आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन की अब जो मशीन डिजाइनिंग में जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन द आउटपुट ऑफ द मशीन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग दैट इज बी, सफिक्स में ए बी दैट इज एवरेज, एंड एंड व्हाट इज नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग AC, एम्पियर कंडक्टर या आर्मेचर कंडक्टर, एंड स्पीड स्मॉल एन, स्पीड इन RPS, एंड मेन डायमेंशन विच इज व्हाट D and L. D is the diameter of the armature periphery and L is the length of the stator core. इन टर्म्स में जब आउटपुट को आप सिंपलाइज करोगे या एक्सप्रेस करोगे, देन दी होल इक्वेशन विच इज कम्स आउट नोन एज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन, ठीक है। तो जो आउटकम आएगा, जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, जो आउटपुट इक्वेशन एक्सप्रेस है इन टर्म्स ऑफ स्पीड BAV AC एंड मेन डायमेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन। तो अब हम डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे AC के लिए भी और DC मशीन के लिए भी, ठीक है। तो जो जनरलाइज फॉर्मूला होगा यही फॉर्मूला होगा हमारे लिए, ठीक है। P आउटपुट क्या होता है, EA मल्टीप्लाइड बाई दी IA। इसी को हम यूज करके अब हमारा पूरा डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे। तो हेडिंग जो होगी वो होगी हमारी आउटपुट इक्वेशन ऑफ DC मशीन। पहले हम DC मशीन के लिए परफॉर्म करेंगे, AC मशीन का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू EMF E मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर करंट IA। अब मैंने यहाँ पे इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाइड किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को वैल्यूज किलो वॉट में नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाइड किया है। ये फॉर्मूला है मेरा, किसमें ये फॉर्मूला है मेरा, वाट में। नेक्स्ट, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ EMF? EMF इक्वेशन क्या होता है, फाई ZNP अपॉन 60A, ठीक है। क्योंकि मेरे पास वैल्यूज जो है वो सब क्या है, स्मॉल में, यानी कि स्मॉल लेटर में, तो अब मैं क्या करूँगी, E इक्वल्स टू क्या लिखूंगी यहाँ पर, फाई Z तो वैसे का वैसे ही है, कैपिटल N ना होकर के यहाँ पर पे क्या है, स्मॉल n है, RPS में स्मॉल n हो गया, और नंबर ऑफ पोल्स की तो वैसे ही रहता है, और यहाँ पे मेरे पास जो A है वो भी क्या है, स्मॉल हो जाएगा। 60 मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, EMF इक्वेशन का फाई ZNP अपॉन A। 60 को मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये सब पहले से पढ़ी हुई चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है। नया तो ये है कि जो आउटपुट इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, जो लोडिंग फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यू को यहाँ पर, E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे P की वैल्यू में, या P का जो इक्वेशन है उसमें,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ZNP अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय IA इंटू 10 to the power -3। ठीक, अब यहाँ से हमको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस इक्वेशन को अब हम एक्सप्रेस करेंगे या डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू 5 एंड P को मैं अलग लिख लेती हूँ, P मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। इसके बाद IA अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय Z। ठीक है, ये मैंने अलग लिख लिया, इंटू n इज द स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3। ये IA अपॉन A जो है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, IA अपॉन A इज नथिंग दैट बट व्हाट I सफिक्स में Z एंड दैट इज व्हाट कंडक्टर में जो आर्मेचर करंट है या करंट इन दी कंडक्टर Z। देखो IA जो है ये मेरा आर्मेचर करंट है। यहाँ पे मैंने A जो होता है ना, ये A मेरा क्या बताता है बेटा, A नथिंग बट पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बताता है। फाई क्या फ्लक्स है, Z इज द नंबर ऑफ कंडक्टर, N इज द स्पीड ऑफ द मशीन, P इज द नंबर ऑफ पोल्स, A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका डिफाइन करता है अरेंजमेंट ऑफ द वाइंडिंग, वेदर इट इज अ लैप कनेक्टेड, वेदर इट इज अ वेव कनेक्टेड। उन आर्मेचर कंडक्टर या लेंथ या फिर पैरेलल पाथ की जो भी नंबर है वो अरेंजमेंट ऑफ द वाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि वाइंडिंग का अरेंजमेंट जो है वो लैप फॉर्मेट में है या वेव फॉर्मेट में है। वेव फॉर्मेट में होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ए आपका कितना हो जाता है 2 हो जाता है। और अगर अपन वेव की लेव की अगर बात करेंगे, लेव फॉर्मेट में ए की वैल्यू या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू कितनी होती है, 2 के बराबर होती है। ठीक है, ये हम पहले हमारे डीसी मशीन जब हमने स्टडी किया था तो उसमें ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो IA अपॉन A इज नथिंग बट IZ। ठीक है, IZ क्या है यहाँ पे मेरा कंडक्टर में जो करंट है, यानी कि पर्टिकुलरली Z कंडक्टर में जो करंट है उसको मैंने डिफाइन किया इससे। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय 5 IZ मल्टीप्लाइड बाय Z स्पीड एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आई है फाइनल में वो किस टर्म में आ गई, अब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग में और टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग में और टोटल मैग्नेटिक लोडिंग में, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, P5 मेरा किसका फॉर्मूला हुआ करता था, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग का। I सफिक्स में Z मल्टीप्लाइड बाय Z फॉर्मूला मेरा किसका होता था, टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग का। ठीक है, तो P का जो फॉर्मूला निकल के आया वो किस तरह से आ गया अपने पास, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू स्पीड एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3। अब मैंने आपको बोला है कि हमारे पास मशीन डिजाइनिंग में टोटल फिनोमिना हमें कंसीडर ना करके स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर चलना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टोटल मैग्नेटिक लोडिंग को और टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग को। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आगे ये जो फाइनल इक्वेशन निकल के आया है ये मेरा आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन in terms of what, in terms of total loading। ठीक है, किसमें निकल के आया मेरा ये, टोटल लोडिंग में। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे इसके लिए आगे, जब हम इसको स्पेसिफिक लोडिंग के फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो देन वी कम टू अ कंक्लूजन व्हेन वी डिराइव अ
न्यू कोफिशिएंट विच इज नथिंग बट अ आउटपुट कोफिशिएंट ऑफ अ डीसी मशीन। ये हमारा आउटपुट इक्वेशन निकला है इन टर्म्स ऑफ टोटल लोडिंग्स में। अब हमें आउटपुट इक्वेशन डिराइव करना है किसकी टर्म्स में, स्पेसिफिक लोडिंग्स के टर्म में। उसको डिराइव करने के बाद जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा वो किस कोफिशिएंट का निकल के आएगा, सी नॉट, दैट इज योर आउटपुट इक्वेशन कोफिशिएंट या फिर आउटपुट कोफिशिएंट ऑफ द डीसी मशीन। ठीक है, तो व्हाट ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ऊपर। ठीक है, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पी फाई अपॉन पाई डी एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पी पाई डी एल मल्टीप्लाइड बाय डी ए वी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ए सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई सफिक्स में जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड पाई डी। यहाँ से मेरा आई जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड कितना निकल के आएगा, ए सी मल्टीप्लाइड बाय पाई डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने इसको। अब कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज है ना, एक मिनट, हाँ, आई जेड की ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और पी फाई की इक्वेशन नंबर 1, इसको पुट कर देना है हमारी प्रीवियस इक्वेशन में जो थी हमारी टोटल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग का जो आउटपुट इक्वेशन था, यानी कि इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी, P इक्वल्स टू पी फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई डी एल मल्टीप्लाइड बाई बी ए बी, डॉट लगा देना बीच बीच में, बी ए बी। ठीक है, देन उसके बाद आई सफिक्स में जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड कितना है अपने पास, ए सी पाई डी। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, अब पाई और डी को अलग कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर एल बी ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी विच इज अ आर्मेचर और एम्पियर कंडक्टर एंड विच इज अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। पाई स्क्वायर एल बी ए बी ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो एल को भी अगर हम यहाँ से अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी ए वी मल्टीप्लाइड बाय ए सी ब्रैकेट क्लोज्ड, देन मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड एन एंड फाइनली 10 टू द पावर -3। सो we come to a conclusion that pi square multiplied by BAV multiplied by AC is nothing but the C naught L D square and 10 to the power -3. It is your final output equation in terms of what? In terms of specific loadings. ठीक है, C naught क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बता देती हूँ। C naught इज दी कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट या आउटपुट कोफिशिएंट। तो C naught की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर, पाई स्क्वायर बी ए वी मल्टीप्लाइड बाय ए सी। ठीक है, तो C naught इज दी कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट या आउटपुट कोफिशिएंट। तो इस तरह से हमने आउटपुट इक्वेशन डिराइव की इन टर्म्स ऑफ टोटल लोडिंग। ये जो मेरा फाइनल ये आउटपुट निकल के आया, ये क्या है मेरे पास, आउटपुट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग। ठीक है,
नेक्स्ट जो एसी मशीन का डेरिवेशन है वो हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।